नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज के हम अपने शैक्षिक वीडियो में बात करेंगे वाइवा ओसी पर। मित्रों, हम लोगों के अध्ययन अध्यापन के दौरान विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन होता रहता है, जैसे लिखित परीक्षाएं, इंटरव्यू और मौखिक परीक्षाएं आदि। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रकार की परीक्षाओं में वाइवा वाइस भी एक प्रकार की परीक्षा है। आइए हम लोग जानते हैं कि वाइवा वाइस क्या है और इसमें कैसे अच्छा प्रदर्शन किया जाए। तो कुछ बिंदुओं को हमने उजागर करने की कोशिश की है और इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से आपको वाइवा वाइस के विषय में जानकारी देंगे और आप इस परीक्षा में कैसे अच्छा प्रदर्शन करें इसके बारे में हम अपने दृष्टिकोण आप लोगों को बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ उपयोगी और लाभदायक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए बिना देर किए हुए हम फोकस करते हैं अपने आज के टॉपिक वाइवा वॉइस पर। अब देखिए, हम सबसे पहले इसके अर्थ को जानेंगे। जनरली हम वाइवा वॉइस को वाइवा नाम से ही जानते हैं। यदि हम बात करें इसके हिंदी अर्थ की तो इसका हिंदी अर्थ होता है मौखिक परीक्षा, या इसको अन्य दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं जबानी सवाल जवाब करना। तो अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि हम वाइवा में मौखिक रूप से सवाल जवाब करते हैं। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं उद्देश्य की, यानी कि मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इस मौखिक परीक्षा का एक ही उद्देश्य है कि जो एग्जामिनर होता है वह एग्जामिन के यानी कि प्रशिक्षार्थी के विषय ज्ञान का मूल्यांकन करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि हम प्रशिक्षार्थी का मूल्यांकन कर लें अच्छे से कि इसको पाठ्यक्रम की कितनी जानकारी हुई है। फिर इसके क्षेत्र और संबंध की बात की जाए तो इसका जो संबंध होता है, मौखिक परीक्षा का संबंध जो होता है, पूरी तरह से निर्धारित किए गए कोर्स से संबंधित ही होता है, या हम कह सकते हैं कि मौखिक परीक्षा का संबंध संपूर्ण पाठ्यक्रम से होता है। और एक चीज हमने यहाँ ये लिखी है कि इसका क्षेत्र और संबंध, तो संबंध तो संपूर्ण पाठ्यक्रम से होता है। पाठ्यक्रम शब्द ही अपने आप में व्यापक है, यानी कि पाठ्यक्रम में कई चीजें शामिल की जाती हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि इसका मतलब जो क्षेत्र है वह व्यापक होता है। हमें इसको अच्छे से समझना और जानना चाहिए। फिर नंबर 4 पे है निर्भरता, यानी कि मौखिक परीक्षा निर्भर किस पर करती है, कैसे इसमें अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। इसके लिए हमें इसकी निर्भरता को भी जानना जरूरी होता है। यदि निर्भरता की बात करें तो इसमें हम 4 बातों को ध्यान में रखेंगे। पहले तो इसकी निर्भरता व्यक्ति विशेष पर होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी निर्भरता व्यक्ति पर। नंबर 2 विषय पर, नंबर 3 समय पर, नंबर 4 स्थान पर। यानी कि मौखिक परीक्षा की निर्भरता व्यक्ति, विषय, समय और स्थान पर निर्भर होती है पूरी तरह से। अब इसको हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि यदि हम बात करें व्यक्ति की, तो व्यक्ति जो वाइवा वाइस में है एग्जामिनर प्रमुख होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी योग्यता क्या है, उसकी मौखिक परीक्षा के दौरान मानसिकता कैसी है, वह कैसा व्यवहार करता है, उसको विषय का कितना ज्ञान है, वह किस परिवेश से है, वह किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करना चाहता है। ठीक, तो यह निर्भर करता है व्यक्ति पर। उसके बाद निर्भर करता है विषय पर। फिर आप जिस भी कोर्स के वाइवा वाइस में गए हैं, जिस भी मौखिक परीक्षा में गए हैं, उसका विषय क्या है, उस विषय की जानकारी आपको कितनी है और सामने वाले को कितनी है। फिर समय की बात यदि करें तो समय पर भी वाइवा वाइस बहुत हद तक निर्भर करता है। समय के साथ साथ
हर जगह परिवर्तन और बदलाव होता है। तो आपके पाठ्यक्रम में भी, आपके विषय वस्तु में भी, आपके क्षेत्र में भी जो परिवर्तन हो रहा है, जो समय चल रहा है, उस पे आपको नजर रखनी चाहिए। जैसे यदि हम बात कर लें अपने बीएड कोर्स की, तो बीएड कोर्स में मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाता है और अभी वर्तमान समय में करंट में मनोविज्ञान क्षेत्र के कई मनोवैज्ञानिक एक्सपायर हुए, जिसमें से प्रमुख 2 लोग हैं, जिसमें है अल्बर्ट बंडूरा, तो इनका भी निधन हो गया है जुलाई 2021 में। फिर एक अपने भारतीय मूल के दार्शनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है कोनेरू रामकृष्ण राव, इनका भी निधन हो चुका है। फिर यदि हम बात करें कहानीकार मनु भंडारी की, तो मनु भंडारी की पुस्तकों का भी अध्ययन बीएड के पाठ्यक्रम में करवाया जाता है। इनका भी निधन अभी 15 नवंबर को हुआ है। तो समय पर भी निर्भर करता है, यानी कि अपने कोर्स से संबंधित समय के अनुसार जो भी फेरबदल हो रहे हैं उनको भी हम सबको जानना चाहिए। फिर हमने बताया था कि नंबर 4 स्थान पर निर्भर करता है मौखिक परीक्षा। अब स्थान कैसे, यानी कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसका आपके समाज में क्या स्थान है, आप उसमें क्या अच्छे से कर सकते हैं, आप इस परीक्षा या इस कोर्स को पास करके किस स्थान पर जाकर क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों पर आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं और आपका मूल्यांकन किया जाता है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर। फिर नंबर 5 पे हमने लिखा है जरूरी बातें। ये जरूरी बातें मौखिक परीक्षा से संबंधित हैं, यानी कि मौखिक परीक्षा में आप कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, मौखिक परीक्षा के लिए घबराना नहीं है, एकदम पूरी तरह से मानसिक संतुलन में रहकर अच्छे से सोच विचार कर परीक्षा देने के लिए तैयार होके जाना है। जो भी ड्रेस कोड हो, जो भी यूनिफॉर्म है आपका, उस यूनिफॉर्म को पहनकर अच्छे से जाइए। जब भी आपका नंबर एग्जामिनर के पास जाने का आए, उससे परमिशन लेके आराम से कक्षा में प्रवेश करके उसके कहने पर बैठ जाएं। बैठने के साथ साथ उसको धन्यवाद दें। जो कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछे उसको मुस्कुराते हुए शालीनता के साथ सोच समझकर सही जवाब देने का प्रयास करें। बाई चांस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है या स्किप कर रहा है आपका माइंड, तो आप एग्जामिनर से बहुत ही विनम्र भाव से, सॉरी सर, ये क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है, अगला पूछ लीजिए। तो जैसे जैसे आप अच्छा व्यवहार करेंगे, उस अच्छे व्यवहार का प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा और आपसे अच्छे अच्छे प्रश्न भी करेंगे। फिर जब प्रश्नों की बारी आती है तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कैसे एग्जाम में मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा हमने बताया स्टार्टिंग में कि इस मौखिक परीक्षा का जो संबंध है या उद्देश्य है संपूर्ण पाठ्यक्रम से होता है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम में आपको अपने कोर्स की सामान्य जानकारी रखनी है, यानी कि आपके कोर्स में आपके लिए कितने पेपर निश्चित किए गए हैं, कंपलसरी कितने हैं, ऑप्शनल कितने हैं, उन सब के नाम और उन सभी पेपरों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाता है, उन सब की सामान्य जानकारी रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट पेपर जो अपने बीएड पाठ्यक्रम का है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, तो इसमें कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएं, दार्शनिक, उनकी विचारधाराएं। तो आप लोगों को शिक्षा की परिभाषा, कुछ प्रमुख दार्शनिकों के नाम, उनके सिद्धांत, फिर जैसे प्रकृतिवाद वगैरह पढ़ते हैं, तो प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन सब के उद्देश्य क्या है, इनका अर्थ क्या है और इस वाद के प्रवर्तक कौन है ना, ऐसी ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है। फिर यदि हम मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में भी कई चीजें इतनी अच्छी हैं, कई चीजें क्या पूरा मनोविज्ञान ही अच्छा विषय है, तो उसको आपको जानना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, फिर अधिगम क्या है, व्यक्तित्व क्या है, बुद्धि का सिद्धांत, फला सिद्धांत किसने दिया, क्योंकि बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं ना, व्यक्तित्व मापन के लिए कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यदि हम बात करें थर्ड पेपर आईसीटी की, तो उसमें तो आपको विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव होता रहता है और यह शैक्षिक तकनीकी ही है जो हमारे
शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ योगदान कर रही है, जिसके माध्यम से हमारा शिक्षण कार्य और हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पूरे शिक्षा का परिवेश लाभान्वित हो रहा है। तो जो भी नवाचार हो रहे हैं आईसीटी के क्षेत्र में, जिनसे सीखना और सिखाना दोनों आसान हो रहा है, जितनी भी शैक्षिक योजनाएं चलाई जा रही हैं छात्रों के लिए, है ना, उन सबको आपको पकड़ के रखना है, जानना है कि आखिर ये क्या चीजें हैं। फिर आपकी यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए आप बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें क्या है, आप जीव विज्ञान पढ़ाने की प्रमुख विधि कौन सी है, या विज्ञान पढ़ाने की प्रमुख विधि कौन सी है, गणित पढ़ाने की अच्छी विधि कौन सी है, या वो पूछ सकते हैं कि हाँ जो ये व्याख्यान विधि है इसमें क्या किया जाता है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी आपका जो बीएड प्रथम वर्ष होता है उसमें माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रो टीचिंग कौन सी बला है, यह क्या है, क्यों करवाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी महत्ता क्या है, ये क्यों करवाया जाता है ना, इसका प्रत्यय किसने दिया, भारत में माइक्रो टीचिंग के जनक कौन माने जाते हैं, और कितने प्रकार के कौशलों का उपयोग हम शिक्षण कार्य में करते हैं। तो कई कौशल है ना, लेकिन आप लोग माइक्रो टीचिंग के दौरान प्रमुख रूप से 5-6 कौशलों का अध्ययन अध्यापन करते हैं, लेकिन इन्हें 5-6 जो प्रमुख हैं इनके अंतर्गत हम 14 से अधिक कौशलों का उपयोग कर लेते हैं। तो जो भी कौशल आप सीखे हैं या जिस भी कौशल के बारे में आपकी रुचि है, तो उन सबको अच्छे से जानना और समझना है। एग्जामिनर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे आसानी से अच्छे से बताने की कोशिश करिए, बिना घबराए हुए फेस करिए आप एग्जामिनर का, और सारी चीजें सही होंगी, बस थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएं। और कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोग अपने परीक्षा में हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाइए और अच्छा प्रदर्शन कीजिए।